राष्ट्रकूट संस्कृति शासन प्रबंधन। राष्ट्रकूट साम्राज्य भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जहां दक्कन के विस्तृत भू-भाग में शक्ति, संस्कृति और प्रशासन तीनों का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। उनके शासन प्रबंधन की विशिष्टता इस बात में थी कि वे एक विशाल साम्राज्य को न केवल सैन्य क्षमता से बल्कि सुचारू प्रशासन, स्थानीय स्वायत्तता और संगठित व्यवस्था के माध्यम से स्थिर रखते थे। राष्ट्रकूट शासकों ने शासन को केवल राजसत्ता की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास का माध्यम भी बनाया। राष्ट्रकूट शासन की नींव केंद्रीय सत्ता पर आधारित थी, जहां सम्राट संपूर्ण साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकार था। दंतिदुर्ग, गोविंद तृतीय और कृष्ण तृतीय जैसे शक्तिशाली शासकों ने केंद्र को अत्यंत मजबूत रखा, परंतु इसके बावजूद उन्होंने स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त स्वायत्तता दी ताकि प्रशासनिक कार्यक्षमता अधिक प्रभावी हो सके। राजधानी मयूरखंड न केवल राजनीतिक केंद्र थी, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी। शासन की व्यवस्था कई प्रमुख विभागों में विभाजित थी। सबसे ऊंचे स्तर पर महाराष्ट्र मंडल एवं राष्ट्र जैसी इकाइयां थीं, जिनका नेतृत्व प्रांतीय राज्यपाल, सामंत या राष्ट्राध्यक्ष करते थे। ये अधिकारी सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, कर संग्रह और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते थे। राष्ट्रकूट प्रशासन में सामंतों को विशेष महत्व दिया जाता था, परंतु उनकी शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र समय समय पर निरीक्षण करता था। न्यायिक व्यवस्था राष्ट्रकूट शासन का एक अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ थी। उनका न्याय तंत्र धर्मशास्त्र, स्थानीय रीति रिवाजों और राजकीय आदेशों का संतुलित मिश्रण था। अपराधों के लिए कठोर दंड निश्चित थे, परंतु दंड निर्धारण में सामाजिक स्थिति और अपराध की प्रकृति को ध्यानपूर्वक देखा जाता था। गांव स्तर पर पंचायतें न्याय का पहला स्तर थीं, उसके बाद प्रांतीय न्यायालय और सर्वोच्च स्तर पर राजा का दरबार होता था, जिसे अंतिम न्यायालय माना जाता था। राष्ट्रकूट कर व्यवस्था भी अत्यंत सुव्यवस्थित थी। भूमि कर, सिद्धय, सिंचाई कर, व्यापार कर, पशु कर और बंदरगाहों से प्राप्त शुल्क उनके राजस्व के प्रमुख साधन थे। कर संग्रह में पारदर्शिता और लेखा जोखा की कठोर व्यवस्था लागू थी। कई अभिलेख बताते हैं कि किसान की क्षमता और भूमि की उपज के अनुसार कर निर्धारित किया जाता था, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहता था। प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम स्वायत्तता राष्ट्रकूट शासन की एक प्रमुख विशेषता थी। गांव की पंचायत यानी ग्राम सभा स्थानीय कार्यों जैसे सिंचाई, मार्ग निर्माण, कर निर्धारण और सामाजिक विवादों का समाधान करती थी। राष्ट्रकूट शासकों ने इन पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिए, जिससे स्थानीय प्रशासन मजबूत और प्रभावी बना रहा। राष्ट्रकूट शासन में सेना का संगठन अत्यंत सुदृढ़ था। घुड़सवार सेना उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, जो उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में विजय अभियानों का आधार बनी। इसके अलावा पैदल और हाथी सेना भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। सेना का नेतृत्व राजकुमारों, सामंतों और प्रशिक्षित सैन्य अधिकारियों के हाथों में होता था। सांस्कृतिक दृष्टि से राष्ट्रकूट एक अत्यंत उदार और बहुरंगी शासन था। संस्कृत, कन्नड़, मराठी तथा तेलुगु भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ। धर्म के क्षेत्र में जैन, बौद्ध और शैव वैष्णव परंपराओं को समान मान्यता दी गई। मंदिर, जैन बस्तियां, शैक्षिक संस्थाएं और कलात्मक केंद्र सभी का संरक्षण किया गया। विशेष रूप से गणपति, शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों से संबंधित स्थापत्य कला राष्ट्रकूट संस्कृति की पहचान बनी। एलोरा के कैलास मंदिर जैसे वास्तुकला चमत्कार उनकी कला, सृजन क्षमता और शासन संरक्षण की श्रेष्ठता का प्रमाण है।
समग्र रूप से राष्ट्रकूट शासन प्रबंधन एक ऐसा संतुलित ढांचा था जिसमें केंद्रीय शक्ति और स्थानीय स्वायत्तता दोनों का समन्वय था। मजबूत सेना, सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था, प्रभावी कर प्रणाली और सांस्कृतिक संरक्षण, इन सब ने राष्ट्रकूट साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख शक्तियों में स्थान दिया। इस प्रकार राष्ट्रकूट संस्कृति में शासन प्रबंधन केवल राजनीतिक नियंत्रण की व्यवस्था नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति का एक व्यापक और सुगठित रूप था, जिसने दक्कन को एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रकूट संस्कृति धर्म। राष्ट्रकूट साम्राज्य का धार्मिक जीवन उसके सांस्कृतिक वैभव का सबसे उज्ज्वल और बहुरंगी पक्ष माना जाता है। राष्ट्रकूट शासक केवल तलवार के बल पर विजेता नहीं थे, वे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के संरक्षक और पोषक भी थे। उनके शासनकाल में दक्कन एक ऐसा क्षेत्र बन गया जहां विभिन्न धार्मिक परंपराएं एक साथ विकसित हुईं, एक दूसरे को प्रभावित करती रहीं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आधार बनी। राष्ट्रकूटों का सबसे प्रमुख धार्मिक झुकाव जैन धर्म की ओर था। अधिकांश राष्ट्रकूट सम्राट, विशेषकर अमोघवर्ष प्रथम, गोविंद तृतीय और कृष्ण तृतीय, जैनाचार्यों और जैन संस्थाओं के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। जैन मुनि जिनसेनाचार्य, वृत्तवित्त और जयसेन जैसे आचार्य राष्ट्रकूट दरबार की आध्यात्मिक प्रेरणा के केंद्र रहे। जैन धर्म के अहिंसा, करुणा, संयम और तप जैसे सिद्धांतों का राष्ट्रकूट संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से अमोघवर्ष प्रथम ने जैन धर्म को राज्य संरक्षण के स्तर तक उठा दिया। इसका प्रमाण है दानपत्र, जैन मंदिरों का निर्माण, शिलालेख और अनेक साहित्यिक कृतियां। जैन धर्म के प्रभाव के साथ साथ राष्ट्रकूट काल में हिंदू धर्म, विशेषकर शैव और वैष्णव परंपराएं भी अत्यंत सक्रिय रहीं। दक्कन के ग्रामीण और जनजातीय समाज में शिव की विभिन्न रूपों में पूजा होती थी। मतंगेश्वर, भीमेश्वर, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ और कालेश्वर जैसे अनेक शिव मंदिर राष्ट्रकूट काल में फले फूले। वैष्णव परंपरा भी समान रूप से प्रभावी थी। विष्णु और उनके अवतारों, विशेषकर नरसिंह और श्रीराम की मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण इस अवधि में व्यापक रूप से हुआ। राष्ट्रकूट शासन में धर्म के प्रति उदारता और सहिष्णुता अद्वितीय थी। किसी एक धर्म को राज्य धर्म की कठोरता में नहीं बांधा गया। जैन, शैव, वैष्णव, शाक्त और बौद्ध सभी परंपराओं को समान सम्मान प्राप्त था। यह धार्मिक समन्वय दक्कन की सांस्कृतिक भूमि को और समृद्ध बनाता था। मंदिरों, मठों, बस्तियों और तीर्थस्थलों को दान अनुदान देकर राष्ट्रकूट शासकों ने सभी धार्मिक आस्था समूहों को प्रोत्साहित किया। इस काल का धार्मिक बहुलतावाद केवल विश्वासों तक सीमित नहीं था, बल्कि स्थापत्य और कला में भी स्पष्ट दिखाई देता है। एलोरा की गुफाओं में, जहां हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों से संबंधित विशाल संरचनाएं हैं, राष्ट्रकूट कला की धार्मिक विविधता का अद्भुत प्रतीक मिलता है। विशेष रूप से कैलास मंदिर राष्ट्रकूटों की धार्मिक भक्ति, कलात्मक संवेदनशीलता और स्थापत्य प्रतिभा का विश्व विख्यात उदाहरण है। राष्ट्रकूट समाज में धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, वह शिक्षा, साहित्य, दर्शन और सामाजिक संरचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जैन आचार्यों और हिंदू पंडितों के मठ संस्थान शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ व्याकरण, अलंकार, न्याय, तत्वमीमांसा और धर्मशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। अमोघवर्ष प्रथम का कविराज मार्ग और जिनसेनाचार्य की आदिपुराण इसी धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण में रचे गए। धार्मिक सहिष्णुता का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी था कि राष्ट्रकूट शासन में किसी धार्मिक समुदाय पर अत्याचार या जबरन परिवर्तन के कोई प्रमाण नहीं मिलते। नहीं, उनके शासन में धार्मिक संघर्ष या कटुता की घटनाएं उल्लेखनीय रूप से दिखाई देती हैं।
यह वातावरण दक्कन को स्थिर, शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से उर्वर बनाता था। इस प्रकार राष्ट्रकूट संस्कृति में धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं था, वह जीवन शैली, ज्ञान परंपरा, कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक संगठन का मूल आधार था। जैन, शैव और वैष्णव परंपराओं के संयोजन ने राष्ट्रकूट साम्राज्य को एक ऐसे धार्मिक, सांस्कृतिक स्वरूप में ढाला, जहां विविधता, सहिष्णुता और आध्यात्मिक उन्नति एक साथ पनपती रहीं। राष्ट्रकूट संस्कृति साहित्य। राष्ट्रकूट साम्राज्य का साहित्यिक वातावरण दक्कन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने योग्य है। इस काल में साहित्य केवल शासकों के मनोरंजन या धार्मिक अनुष्ठानों का भाग नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी जीवंत परंपरा बन गया था जिसने दक्षिण भारत की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को नया स्वरूप दिया। राष्ट्रकूट शासक स्वयं साहित्य प्रेमी, विद्वान और कृतिशील थे, इसलिए साहित्य का संरक्षण और विकास उनके शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। राष्ट्रकूट साहित्य की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है कन्नड़ भाषा का उन्नयन। कन्नड़ साहित्य को पहली बार एक सुव्यवस्थित, परिष्कृत और शास्त्रीय रूप देने का श्रेय इसी काल को मिलता है। राष्ट्रकूट सम्राट अमोघवर्ष प्रथम स्वयं एक विद्वान साहित्यकार था। उसकी कृति कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा का प्रथम व्यवस्थित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ केवल साहित्यिक नियमों की चर्चा नहीं करता, बल्कि कन्नड़ के प्रयोग, शैली, अलंकार और काव्य परंपरा के मानक स्थापित करता है। अमोघवर्ष प्रथम का साहित्य प्रेम राष्ट्रकूट संस्कृति को ऐसी दिशा देता है जिसकी छाया आने वाली कई शताब्दियों तक दक्कन पर बनी रही। साहित्य के क्षेत्र में जैन आचार्यों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। राष्ट्रकूट शासकों की जैन धर्म के प्रति श्रद्धा ने जैन साहित्य को व्यापक संरक्षण प्रदान किया। जैन आचार्य जिनसेनाचार्य, गुणभद्र, वृत्तवित्त, जयसेन और अन्य विद्वानों ने महत्वपूर्ण रचनाएं दी। जिनसेनाचार्य की आदिपुराण और परश्वपुराण अपने समय की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है। आदिपुराण की भाषा, शैली और दार्शनिक गहराई राष्ट्रकूट काल के साहित्यिक वैभव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। गुणभद्र द्वारा पूर्ण की गई उत्तर पुराण भी इसी परंपरा का शिखर है। संस्कृत साहित्य भी राष्ट्रकूट काल में अत्यंत समृद्ध रहा। कई राष्ट्रकूट शासक संस्कृत के विद्वान संरक्षक थे। दरबारों में संस्कृत कवियों, पंडितों और व्याख्याताओं को मान सम्मान दिया जाता था। त्रिविक्रम भट्ट जैसे प्रसिद्ध संस्कृत कवि राष्ट्रकूट दरबार से जुड़े थे। उनकी रचना नलचंपू संस्कृत गद्य पद्य मिश्र शैली की पहली उत्कृष्ट कृतियों में मानी जाती है। इसके अलावा न्याय, व्याकरण, चिकित्सा और दर्शन पर अनेक संस्कृत ग्रंथ इस काल में रचे गए या प्रोत्साहित हुए। तेलुगु साहित्य की प्रारंभिक नींव भी राष्ट्रकूट काल में ही दिखाई देती है। दक्कन और वेंगी के संपर्क के कारण तेलुगु कवियों को संरक्षण मिला। यद्यपि व्यवस्थित तेलुगु साहित्य कुछ शताब्दियों बाद उभरता है, किंतु उसकी सांस्कृतिक जड़ें राष्ट्रकूट काल में ही पनपती हैं। साहित्य के विकास में राष्ट्रकूट शासकों की नीति अत्यंत उदार थी। उन्होंने किसी एक भाषा को प्राथमिकता देने के बजाय कन्नड़, संस्कृत, मराठी, तेलुगु सभी भाषाओं को संरक्षण दिया। यह बहुभाषीय वातावरण दक्कन की एक अनोखी सांस्कृतिक पहचान बन गया, जहां विभिन्न भाषाएं एक दूसरे से प्रभावित होकर निखरीं और विकसित हुईं। धार्मिक साहित्य, विशेषकर जैन आगम, पुराण, चरित और दार्शनिक ग्रंथ इस काल में अत्यंत लोकप्रिय थे। इनके अतिरिक्त लौकिक साहित्य, वीर काव्य, चरित कथाएं, नीति शतक और कथा साहित्य भी समाज में प्रचलित थे। राजाओं, सेनापतियों और महान दानी व्यक्तियों की प्रशस्ति लिखने की परंपरा भी राष्ट्रकूट काल में खूब विकसित हुई। इन प्रशस्तियों में काव्य शैली,
अलंकार और इतिहास का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह केवल राजदरबार तक सीमित नहीं था, बल्कि धार्मिक केंद्रों, जैन बस्तियों, मठों, मंदिरों और स्थानीय सभाओं में भी साहित्यिक गतिविधियां निरंतर चलती रहीं। समाज एक गहरे साहित्यिक संस्कार से जुड़ा था। शिक्षा संस्थानों में व्याकरण, काव्य, नाट्य, अलंकार, न्याय और दर्शन पढ़ाया जाता था, जिससे विद्वानों की एक सशक्त परंपरा तैयार होती गई। इस प्रकार राष्ट्रकूट काल का साहित्य दक्कन की सांस्कृतिक ऊंचाई का प्रमुख आधार था, एक ऐसा साहित्य जो धर्म, दर्शन, कला और समाज के सभी पहलुओं को अपने भीतर समाहित करके चलता है। कन्नड़ और संस्कृत को प्राप्त अभूतपूर्व सम्मान, जैन आचार्यों की रचनात्मकता और शासकों का साहित्य संरक्षण, इन सब ने मिलकर राष्ट्रकूट युग को भारत का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्वर्णयुग बना दिया। राष्ट्रकूट कला, एलोरा। एलोरा की कला राष्ट्रकूट साम्राज्य के स्थापत्य वैभव, आध्यात्मिक गहराई और कलात्मक प्रतिभा का सर्वोच्च प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां शिल्प, धर्म और सौंदर्य तीनों एक अद्भुत संगम में परिवर्तित हो जाते हैं। एलोरा की गुफाएं न केवल दक्कन, बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक धारा का जीवंत दस्तावेज हैं। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों परंपराओं के मंदिर एक ही पर्वत शिला में तराशे गए हैं, जो राष्ट्रकूट काल की धार्मिक सहिष्णुता और कलात्मक उदारता का अनोखा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रकूट शासकों का एलोरा से विशेष संबंध उनके द्वारा निर्मित विश्वविख्यात कैलास मंदिर, गुफा संख्या 16 के कारण है। यह मंदिर भारतीय शिल्प परंपरा का वह अद्वितीय चमत्कार है जिसकी तुलना विश्व में कहीं नहीं मिलती। एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर, योजनाबद्ध ढंग से भीतर तक तराशकर एक संपूर्ण प्रासाद सदृश मंदिर बनाना न केवल तकनीकी कौशल, बल्कि असीम धैर्य, कल्पना और श्रद्धा का कार्य था। यह केवल कला कौशल नहीं, यह एक आध्यात्मिक उपलब्धि प्रतीत होती है। कैलास मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के महान शासक कृष्ण प्रथम के काल में हुआ। मंदिर का आकार, विस्तार और सूक्ष्मता इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रकूट युग में स्थापत्य कला कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। पूरा मंदिर पर्वत शिला से काटकर बनाया गया, और यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण स्थापत्य परिसर है जिसमें मंडप, गर्भगृह, शिखर, द्वार, प्रांगण, स्तंभ, मंडप और अलंकरण सब कुछ चट्टान में ही तराशा गया है। कैलास मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत, शिव पुराण और विभिन्न देव देवताओं की कथाएं उकेरी गई हैं। शिव के विविध रूप, नटराज, अर्धनारीश्वर, दक्षिणामूर्ति, रावण द्वारा कैलास उद्धार का दृश्य, इन सब की प्रस्तुति एलोरा मूर्तिकला को दिव्य सौंदर्य और जीवंतता प्रदान करती है। मूर्तियां केवल शिल्प नहीं, बल्कि मानो श्वास लेती प्रतीत होती हैं। उनमें नृत्य की लय, युद्ध का वेग, करुणा की अभिव्यक्ति और भक्ति की ऊष्मा सब कुछ झलकता है। राष्ट्रकूट शासकों ने केवल हिंदू गुफाओं को ही विकसित नहीं किया, जैन गुफाओं का निर्माण भी उनके संरक्षण में हुआ। एलोरा की अंत की गुफाएं, विशेषकर गुफा संख्या 30 से 34 तक, जैन धर्म की कलात्मक और आध्यात्मिक झलक को प्रस्तुत करती हैं। तीर्थंकरों की शांत, ध्यानमग्न मूर्तियां, सूक्ष्म अलंकरण, जटिल नक्काशी और सममितिक वास्तुशिल्प जैन कला की उच्च परंपरा को दर्शाते हैं। भव्य स्तंभ, सजावटी छतें और विस्तृत मंडप इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रकूट काल में जैन धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा एवं संरक्षण मौजूद था। एलोरा की कला 3 प्रमुख तत्वों पर आधारित है: विराटता, मॉन्यूमेंटैलिटी, सूक्ष्मता, फाइनेस, सामंजस्य, हार्मनी। राष्ट्रकूट शिल्पी शून्य से कुछ गढ़ने वाले कलाकार नहीं थे, वे पर्वत को देवत्व में रूपांतरित करने वाले सर्जक थे। पत्थर काटने की तकनीकें, शिल्प,
चिन्हों की सटीकता, मूर्तियों की गहराई और अलंकरण की परिपूर्णता उनकी कला के अप्रतिम स्तर को प्रकट करती है। यह मंदिर किसी एक कलाकार की कृति नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चलती आ रही प्रतिभा, अनुभव और प्रेरणा का परिणाम है। एलोरा की कला का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यहाँ भारत की धार्मिक विविधता एक ही पर्वत शिला में तराशी हुई दिखाई देती है। राष्ट्रकूटों ने इस बहुलता को केवल स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे संरक्षित और प्रोत्साहित भी किया। इसीलिए एलोरा कला दक्कन के उस उदार सांस्कृतिक वातावरण का प्रतीक बन जाती है जहाँ धर्म, कला और दर्शन तीनों खुले मन से पनपे। इस प्रकार एलोरा राष्ट्रकूट कला का धड़कता हुआ हृदय है, एक ऐसा शिल्प मंदिर जहाँ पत्थर में भक्ति बोलती है, जहाँ गुफाओं में इतिहास सांस लेता है और जहाँ दक्कन की सांस्कृतिक आत्मा सदियों बाद भी अमर बनी हुई है। एलिफेंटा, राष्ट्रकूट कला का वैभव। एलिफेंटा की गुफाएं भारतीय कला और धार्मिक दर्शन का ऐसा अद्वितीय स्मारक हैं, जहां पत्थर केवल तराशा नहीं गया, बल्कि उसमें भक्ति, शक्ति और सौंदर्य को जीवन दिया गया है। मुंबई के समीप घारापुरी द्वीप पर स्थित यह स्थल राष्ट्रकूट काल की शैव भक्ति, कलात्मक संरक्षण और स्थापत्य समृद्धि का अनुपम उदाहरण माना जाता है। यहाँ की मूर्तिकला विश्व भर में प्रसिद्ध है, विशेषकर शिव के भव्य त्रिमूर्ति रूप महेश मूर्ति के कारण, जो भारतीय शिल्पकला की अमर कृति है। यद्यपि एलिफेंटा गुफाओं की प्रारंभिक उत्पत्ति गुप्तोत्तर काल से मानी जाती है, किंतु राष्ट्रकूटों ने इन गुफाओं को नया जीवन, संरक्षण और प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके शासनकाल में यहाँ की मूर्तियों की मरम्मत, पूजा व्यवस्था और तीर्थ महत्व को बढ़ावा मिला। राष्ट्रकूट शासकों की शैव भक्ति और स्थापत्य प्रेम ने एलिफेंटा को एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। एलिफेंटा की मुख्य गुफा, जिसे महागुफा कहा जाता है, एक विशाल प्राकृतिक चट्टान को काटकर बनाई गई है। इसके भीतर प्रवेश करते ही शिल्पकला का विराट संसार खुलता है। सबसे पहले दृष्टि जाती है ऊंचे, मजबूत स्तंभों पर, जो प्रांगण को मंदिर जैसा भव्य रूप देते हैं। परंतु गुफा की आत्मा वह दृश्य है जहां पत्थर में तराशी गई महान कलाकृति पूरी महानता के साथ खड़ी है। त्रिमूर्ति शिव। यह त्रिमूर्ति भारतीय कला की सर्वोच्च उपलब्धियों में गिनी जाती है। लगभग 18 फीट ऊंची इस मूर्ति में शिव के 3 रूप एक साथ दर्शाए गए हैं: तत्पुरुष, सृजनकर्ता, शांत, गंभीर और दिव्य। अघोर, संहारक, भृकुटी, विकृत, उग्र और शक्तिशाली। वामदेव, पालक, कोमल, सुंदर और सौम्य। तीनों चेहरे केवल ईश्वरीय शक्ति का त्रिविध पक्ष नहीं दिखाते, बल्कि भारतीय दर्शन का वह सार व्यक्त करते हैं जिसमें सृजन, संरक्षण और विनाश का संतुलन ही ब्रह्मांड की धुरी है। राष्ट्रकूटों की शैव भक्ति और शिव महिमा का केंद्रीकरण इस त्रिमूर्ति में अद्भुत रूप से परिलक्षित होता है। गुफा की दीवारों पर शिव के विविध रूपों की भव्य मूर्तियां उकेरी गई हैं। अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव और शक्ति एक ही शरीर में संलिष्ट हैं। नटराज, ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक, गति और लय का दर्शन। अंधकासुर वध, बुराई पर देवत्व की विजय। कैलास उद्धार कथा, रावण द्वारा कैलास पर्वत हिलाने का प्रयास, जिसे शिव हल्के से दबा देते हैं। इन प्रत्येक दृश्यों में राष्ट्रकूट युग की शिल्प परिपक्वता, धार्मिक गहराई और कला की सूक्ष्मता झलकती है। मूर्तियां इतनी जीवंत है कि वे केवल पत्थर नहीं, बल्कि कथा और जीवन का रूप ले लेती हैं। शरीर रचना की कोमलता, आभूषणों की महीनता, मुद्राओं की लय और भाव अभिव्यक्ति का कौशल, यह सब मिलकर एलिफेंटा को एक दिव्य कलात्मक संसार बना देता है। राष्ट्रकूट शासकों ने यहाँ मंदिर परंपरा को पुनर्जीवित किया, यातायात मार्ग सुधारे और इस तीर्थ को संरक्षण दिया। शिव भक्ति में डूबे राष्ट्रकूट राजाओं के लिए यह स्थल आध्यात्मिक और राजकीय दोनों दृष्टियों से प्रतिष्ठित था।
इसीलिए यह कहा जाता है कि एलिफेंटा केवल चट्टानों में तराशा गया स्मारक नहीं, बल्कि राष्ट्रकूट संस्कृति की जीवित आत्मा है। आज भी एलिफेंटा गुफाएं राष्ट्रकूट शिल्पकला की श्रेष्ठता का दर्पण है। यहाँ आते ही वह शांति और दिव्यता महसूस होती है, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। इस प्रकार एलिफेंटा राष्ट्रकूट कला का वह अद्भुत चमत्कार है जहाँ धर्म, दर्शन और कला तीनों एक ही चट्टान में अमर हो गए हैं। राष्ट्रकूट काल में मूर्ति एवं तक्षक शिल्प प्रतिमा कला। राष्ट्रकूट काल भारतीय मूर्तिकला के विकास का वह सुनहरा अध्याय है, जिसमें पत्थर बोलने लगता है और चट्टानें कथा कहने लगती हैं। यह वह समय था जब दक्षिण भारत में शैव, वैष्णव और जैन धर्मों की कलात्मक अभिव्यक्ति अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंची। राष्ट्रकूट शासकों की कलाप्रियता, धार्मिक सहिष्णुता और स्थापत्य संरक्षण ने मूर्तिकला को ऐसा वैभव दिया कि वह भारतीय कला परंपरा की विशिष्ट पहचान बन गई। राष्ट्रकूट शिल्पकला का विस्तृत रूप हमें एलोरा, एलिफेंटा, अइहो, पत्तडकल, अवनी और दक्कन के अनेक मंदिरों, गुफाओं में देखने को मिलता है। राष्ट्रकूटों की मूर्तिकला की सबसे बड़ी विशेषता है विराटता और सूक्ष्मता का अद्भुत संगम। एक और कैलास मंदिर जैसी विशाल शैल प्रतिमाएं हैं, जिनमें एक पूरी पहाड़ी को काटकर मंदिर बनाया गया है। दूसरी ओर स्तंभ मंडपों में छोटी छोटी लेकिन अत्यंत बारीक नक्काशी, जो शिल्पियों की अनोखी प्रतिभा को दर्शाती है। राष्ट्रकूट मूर्तिकला का चरम उदाहरण एलोरा का कैलास मंदिर है। यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मूर्तिकला का अजस्र संसार है। यहाँ शिव केंद्रित मूर्तियों में शक्ति, भाव, लय और सौंदर्य का अद्भुत तालमेल है। रावण द्वारा कैलास उद्धार की भव्य मूर्ति, अर्धनारीश्वर, दक्षिणामूर्ति, त्रिपुरांतक शिव और शिव पार्वती विवाह, इन सभी प्रतिमाओं में राष्ट्रकूट शिल्पकला की श्रेष्ठता स्पष्ट दिखाई देती है। प्रत्येक मूर्ति में मांसलता, वस्त्र लहरें, चेहरे के भाव और अंग रचना इतनी प्राकृतिक है कि वे जीवंत प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार एलिफेंटा की त्रिमूर्ति राष्ट्रकूट शिल्प परंपरा का देवालय बन चुकी है। लगभग 18 फीट ऊंची शिव त्रिमूर्ति सृजन, पालन और संहार के 3 रूप, संतुलन, शक्ति और गहराई का शिखर है। त्रिमूर्ति के चेहरे पर भाव विन्यास, करुणा, शांति तथा उग्रता जिस कुशलता से उकेरी गई है, वह शिल्पकला को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करती है। यह प्रतिमा भारतीय मूर्तिकला के उच्चतम मानकों में गिनी जाती है। राष्ट्रकूट काल में जैन मूर्तिकला भी उच्च कोटि की थी। एलोरा की जैन गुफाओं में तीर्थंकरों की शांत, मृदु और ध्यानमग्न मूर्तियां राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता और शिल्प संस्कार का सुंदर प्रमाण है। यहाँ की प्रतिमाओं में वैराग्य और शांति की अनुभूति होती है। स्तंभों, मंडपों और छतों पर लघु अलंकरण इतने सूक्ष्म हैं कि वे कला की गहनता का एहसास कराते हैं। राष्ट्रकूट मूर्तिकला की दूसरी विशेषता थी वास्तविकता और भाव अभिव्यक्ति। शिल्पकारों ने केवल देवताओं को ही नहीं, बल्कि मनुष्य, पशु, नृत्य दृश्य, युद्ध दृश्य, संगीतकार, यक्ष यक्षिणी, गंधर्व और नगर जीवन को भी मूर्तियों में उकेरा। नृत्य प्रधान मूर्तियों में शरीर की लचक, लय और गति अत्यंत जीवंत दिखाई देती है। मूर्तियों के चेहरे पर भावनाओं की स्पष्टता, अंग रचना की सुसंगतता और आभूषण विन्यास का विस्तार राष्ट्रकूट शिल्प परंपरा की पूर्णता को दर्शाता है। स्तंभों पर उकेरे गए मिथुन युगल, वृक्ष, नारी, गंधर्व, अप्सरा और द्वारपाल प्रतिमाएं मंदिर कला की शोभा बढ़ाती हैं। तक्षक कला का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष था शैल गुफाओं का शिल्प निर्माण। राष्ट्रकूट युग में शैल वास्तु और मूर्तिकला एक साथ विकसित हुए। गुफाओं के भीतर की मूर्तियां केवल सजावट नहीं थी, बल्कि वे उस धर्म की अनुभूति जगाने वाली थी जिन्हें वे दर्शाती थी।
राष्ट्रकूट मूर्तिकला की चौथी विशेषता धार्मिक बहुलता और समन्वय। एक ही काल में शिव, विष्णु, जैन तीर्थंकर और बौद्ध प्रतिमाएं बनना इस बात का प्रमाण है कि यह युग धार्मिक स्वतंत्रता और कला समन्वय का अद्वितीय काल था। समग्र रूप से राष्ट्रकूट काल की मूर्ति एवं तक्षक कला भारतीय शिल्प इतिहास की उच्चतम परंपराओं में से एक है। वह केवल देव प्रतिमाओं का निर्माण नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन, जीवन शैली, सौंदर्य शास्त्र और तकनीकी कौशल का जीवंत, सामंजस्यपूर्ण और अत्यधिक विकसित रूप है। यह कला राष्ट्रकूट साम्राज्य की सांस्कृतिक आत्मा का वह रूप है जो आज भी एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में अमर खड़ा है। एलोरा की चित्रकला राष्ट्रकूट काल की कलात्मक चेतना। एलोरा की पहचान मुख्य रूप से उसकी अद्वितीय शैल कला, विशाल मूर्तिकला एवं स्थापत्य चमत्कारों के लिए होती है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि यह स्थल कभी चित्रकला की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था। यद्यपि अधिकांश चित्र समय की मार से नष्ट हो चुके हैं, पर जो अवशेष आज भी दिखाई देते हैं वे राष्ट्रकूट काल की उच्च कोटि की चित्रकला, रंग बोध, रेखा विन्यास और प्रतीकात्मकता का जीवंत प्रमाण है। एलोरा की चित्रकला भारतीय भित्ति चित्र परंपरा का वह अध्याय है जो अजंता की गौरवमयी शैली के बाद कला के परिवर्तन और विकास को दर्शाता है। एलोरा की गुफाओं में चित्रकला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र गुफा संख्या 32, इंद्रसभा और गुफा संख्या 33-34 जैसी जैन गुफाएं हैं। यहाँ की दीवारों, छतों और मंडप भागों में चित्रों के हल्के फुल्के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं, जो बताते हैं कि राष्ट्रकूट काल में केवल मूर्ति कला ही नहीं, बल्कि रंग कला भी उच्च स्तर पर विकसित थी। इन चित्रों के अवशेषों में प्रयुक्त रंग, रेखाएं और आकृतियां कलाकारों की सूक्ष्मता तथा कल्पना की व्यापकता दोनों को दर्शाती हैं। एलोरा चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अजंता की परंपरा की उत्तराधिकारी होते हुए भी एक नई शैली का परिचय देती है। अजंता में जहां चित्रों में गहन भाव, भंगिमा और कथात्मकता विस्तृत रूप में मिलती है, वहीं एलोरा में चित्र अपेक्षाकृत रेखात्मक, प्रतीकात्मक और अलंकरण प्रधान दिखाई देते हैं। यहाँ के कलाकारों ने मूर्ति प्रधान गुफाओं के वातावरण के अनुसार चित्रकला को भी सीमित, संयत और अत्यंत सूक्ष्म रूप में विकसित किया। एलोरा की छतों और दीवारों पर दिखाई देने वाले पुष्प लताएं, कमल मालाएं, मंडलाकार अलंकरण, गंधर्व अप्सराएं, उड़ते हुए देवदूत, वाद्य वादन करती आकृतियां, ये सभी चित्र बताते हैं कि राष्ट्रकूट कलाकारों की कल्पना आकाश जैसे विशाल और सागर जैसी गहरी थी। इन चित्रों में रंगों का प्रयोग, विशेषकर लाल, गेरुआ, नीला और हरा, अत्यंत सौम्य और सुसंगत शैली में किया गया है, ताकि मूर्तियों की छाया प्रकाश के साथ उनका मेल बैठ सके। जैन गुफाओं में मिलने वाले चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तीर्थंकरों के चरण चिन्ह, स्वर्ग लोक के दृश्य, नृत्य करती अप्सराएं और ललित विन्यासों से भरी चौखटें यह दर्शाती हैं कि राष्ट्रकूट काल में जैन कला का प्रभाव केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं था, बल्कि चित्रकला में भी अपनी छाप छोड़ता था। चित्रों में उपयोग किए गए महीन रेखा कार्य से कलाकारों की धैर्य, अभ्यास और कुशलता का अनुमान होता है। एलोरा की चित्रकला में एक और उल्लेखनीय तत्व है रेखाओं की शक्ति। यहाँ रंग भले कम हों, पर रेखाएं इतनी सटीक और जीवंत है कि आकृतियों में गति, भाव और सौंदर्य स्वतः प्रकट हो जाते हैं। यह शैली दक्कन की डेक्कन स्कूल की प्रारंभिक झलक भी देती है, जो आगे चलकर मध्यकाल में दक्षिण भारत की लघुचित्र परंपरा का आधार बनी। राष्ट्रकूट काल के अधिकांश चित्र समय, नमी और मानवीय हस्तक्षेप से क्षतिग्रस्त हो गए। फिर भी उपलब्ध अवशेष यह स्पष्ट करते हैं कि एलोरा केवल मूर्तिकला का नहीं, बल्कि संपूर्ण कलात्मक संसार का केंद्र था, जहां पत्थर और रंग मिलकर दिव्यता का अनुभव कराते थे।
इस प्रकार एलोरा की चित्रकला राष्ट्रकूट कला का वह सूक्ष्म परंतु अत्यंत मूल्यवान अध्याय है जो मूर्तिकला के विराट संसार के बीच अपनी शांत, कोमल और अलंकरण प्रधान कला धारा के रूप में चमकता रहता है। यह भारतीय भित्ति चित्र परंपरा का वह सेतु है जो अजंता की पुरातन शैली और मध्यकालीन चित्रकला के आधुनिक रूपों को जोड़ता है।